कुछ रेस डिस्कस हुई थी क्या हमारी EMI की? नो सर। कुछ भी नहीं हुई। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक आध रेस तो कर ही लेते, चलो, है ना। सब नहीं हुआ है तो बहुत सारा बाकी है, तो कुछ तो कंप्लीट करें अपन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रेस निकालते हैं। यस, तो रेस वन में मुझे फ्लक्स निकालने वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो रेस वन में किसी को कोई भी समस्या, कोई डाउट रेस वन में? 1 मिनट सर। सर फिफ्थ। अच्छा। A coil of n turns in area A is rotated at the rate of n rotation per second in magnetic field of intensity B. The magnitude of maximum magnetic flux will be. कॉइल से मैक्सिमम फ्लक्स कितना लिंक होगा? तो फ्लक्स होना चाहिए था नंबर ऑफ टर्न इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कितना दिया है हमको? ए दिया है, तो दिया आंसर आना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा, मैक्सिमम कितना होगा, तो B इनटू ए, ये होगा फ्लक्स। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब एरिया और बी एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो एक इक्वेशन घूम रही है कॉइल तो ऐसे आई है ना कि उसका एरिया वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। यस सर। तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा और नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर दो, दिया गया फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू। क्या? तो ये तो मुझे आसान लग रहा है क्वेश्चन, इसमें दिक्कत क्या होगी? सर वो एन नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे पर सेकंड, तो उससे क्या लेना देना? ठीक है सर वो कंफ्यूज हो गया था उसके अंदर। चलो, और कोई समस्या? नो सर। कोई भी नहीं, इस पूरी रेस में कोई दिक्कत नहीं? रेस वन में और नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, रेस वन कंप्लीट। रेस टू पे आ जाते हैं फिर अपन। रेस टू 2 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन बताओ। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, two straight and parallel conducting wires A and B are brought towards each other. दो वायर एक दूसरे के पास में लाए गए हैं। दो वायर है, स्ट्रेट है एंड कंडक्टिंग एक दूसरे के पास में है। If a current I flows in a wire A वायर के अंदर इलेक्ट्रिक मारा है, उसको पास में लाना है। तो ये पास में लाने का अपोजिशन करेगा। जो लेंज लॉ है उसके हिसाब से आप जो करते हो उसका अपोजिशन होता है इंड्यूस करंट के द्वारा। इंड्यूस करंट चाहेगा कि ये पास में ना आए, तो पास में ना आए तो उसमें होना चाहिए रिपल्शन। रिपल्शन होने के लिए इसमें इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए? अपोजिट आना चाहिए। जब दो वायर में करंट अपोजिट होता है तभी उनमें रिपल्शन होता है। तो इंड्यूस करंट ऐसा आना चाहिए कि रिपल्शन हो, इसलिए अपोजिट होना ऐसा होना चाहिए। और ये बात समझ में? अगर हम लेंज लॉ से सोचे तो लेंज लॉ के हिसाब से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है जिससे जो आप कर रहे हो उसका अपोजिशन होगा। आप इसको पास में ला रहे हैं तो अपोजिशन के लिए इंड्यूस करंट उल्टा आएगा जिससे रिपल्शन हो जाए। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास? अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे। एक वायर का कुछ शेप में बना के दिया है, वो शायद करंट की डायरेक्शन पूछी है। तो जिस शेप है इसमें बच्चों को समस्या ये आती है कि भाई इसमें एरिया क्या है। तो ऐसा कुछ शेप है, तो बस ये वाला एरिया देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिखाई है। और क्या बोला क्वेश्चन में? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज डिक्रीजिंग। बी जो है कम हो रहा है, बी कम हो रहा है, तो इधर का फ्लक्स कम हो रहा है, अंदर का फ्लक्स कम हो रहा है, तो इंड्यूस करंट चाहेगा इसे बढ़ाना, तो इधर ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहेगा, तो करंट ऐसा कुछ आना चाहिए, ऐसा ऐसा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए इसमें ऐसा करंट आना चाहिए। तो ये आ गया इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। समझे? यस सर। चलिए, वेरी गुड। सर जो अंदर इस वाला फिर तो लूप है इंक्रीज हो जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ देखो, ये हमारा लूप है, लूप के अंदर अंदर देखो, बस लूप के अंदर अंदर देखो, हमारा जो लूप है उसके अंदर अंदर देखो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। कम हो रही है तो आप उसे बढ़ाना चाहोगे, तो अंदर की फील्ड बढ़ाना है तो उसी तरफ आपको फील्ड बनाना है। ऐसा करंट आना चाहिए कि उस ऊपर वाले वायर में इधर की डायरेक्शन में। यस सर अंदर वाले लूप में भी तो आना चाहिए ना करंट। अंदर लूप ही नहीं ना, ये कोई कंप्लीट लूप थोड़ी है। दिस इज नॉट अ कंप्लीट लूप। सर तो बाहर वाला भी तो लूप नहीं है। बाहर वाला तो पूरा, मैं क्या एरिया बोल रहा हूँ, देखो ये मैं लूप बोल रहा हूँ। शेडिंग करी देखो मैंने, जिसको मैं लूप कह रहा हूँ उसमें शेडिंग करी है, मैं इसको बोल रहा हूँ लूप। समझे? लूप ये है, दिस इज अ लूप। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि मैं बड़े स्क्वायर लूप को देख रहा हूँ। बड़ा स्क्वायर लूप है ही नहीं, कोई छोटा स्क्वायर लूप भी नहीं है। लूप तो ये है,
समझे? सर अंदर वाले में भी तो डायरेक्शन अंदर बाहर, पॉइंट ये है कि आप अंदर बाहर क्यों देख रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो एक लूप दिख रहा है यहाँ पर, अंदर और बाहर, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लूप किसको बोल रहे हो ये बताओ? दोनों को। गलत बात है, लूप एक ही है यहाँ पर, लूप तो एक ही है, देखो ये रहा, दिस इज द लूप। पॉइंट 1 से स्टार्ट होके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 1। पॉइंट 1 से शुरू Yes, करके sir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा लूप है। कोई दो लूप थोड़ी है यहाँ पे अंदर और बाहर, समझे? Yes, sir. Thank you, sir. ओके चलो, और फिफ्थ वगैरह किसी में सर सेवंथ का है। सेवन देखते हैं, सिक्स देखते हैं। A small magnet M is allowed to fall through a fixed horizontal conducting ring. Let G be the acceleration due to gravity. The acceleration of M will be, एक रिंग है, कंडक्टिंग है और ऊपर एक मैग्नेट आ रही है, तो कंडक्टिंग रिंग में आएगा इंड्यूस करंट, लेंथ लॉ से इंड्यूस करंट इसके आने का अपोज करेगा। तो अगर ये मैग्नेट नीचे गिर रही है तो करंट ऐसा आना चाहिए जो उसके आने का अपोज करे। यहाँ जो भी मैग्नेट का पोल होगा, मान लो नॉर्थ पोल है, तो यहाँ नॉर्थ ही बनेगा ताकि रिपल्शन हो जाए, तो अपोजिशन होगा, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ ड्यू टू इंड्यूस करंट। ये समझ में आ रहा है? इंड्यूस करंट चाहेगा इसका अपोजिशन करना, अपोजिशन करने के लिए अगर इसको नीचे की तरफ मूवमेंट मिल रहा है तो फोर्स इसको ऊपर की तरफ आएगा ड्यू टू इंड्यूस करंट, तो इसका एक्सेशन है जी से कम हो जाएगा। अब जब ये रिंग मैग्नेट नीचे चली गई तब इसका मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो फिर इंड्यूस करंट चाहेगा नीचे ना, जब नीचे ना जाने, वो इंड्यूस करंट चाहेगा कि नीचे नहीं जाए, तो तब भी ऊपर ही फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि नीचे जाने से फ्लक्स चेंज होगा, तो इसके नीचे जाने का पोजीशन होगा, इसलिए फिर से ही जी से कम एक्सेलरेशन आएगा। तो इन बोथ केसेस इट्स एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन जी। है क्या समझ में? 6 Yes, sir. 7 A conducting loop is placed in uniform magnetic field with its plane perpendicular to field and EMF is induced in the loop if it is translated. पहला ऑप्शन it is translated. देखो हमें कहानी है कि मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिटेड रीजन में, हमें बोला है कि कंडक्टिंग लूप को रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये रहा कंडक्टिंग लूप जो रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब मैं इसको चला के, मैं इसको चलाऊं और मैं यहाँ से उसको यहाँ लेके आ जाऊँ, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालिए एक्शन में? नो सर। तो इसके अंदर कोई फ्लक्स में चेंज हुआ क्या? नो सर। No, इसके sir. अंदर ईएमएफ आएगा क्या? नो सर। नहीं आया, सिंपल सी बात। तो 6 7 के बाद उसके वाला 8th सर। 11, sir. 11 8th भी सर। 8 भी। So magnetic flux is changed from a coil of resistance 10 ohm. As a result, the induced current is developed in it, which varies with time is shown in the figure. तो induced current का टाइम के साथ ग्राफ दिया है, करंट वर्सेस टाइम दिया है हमको, जो करंट इंड्यूस हुआ है उसका ग्राफ दिया वर्सेस टाइम। अच्छा, चार्ज फ्लो जो होगा बिकॉज ऑफ द इंड्यूस करंट, जब इंड्यूस करंट आया तो सर्किट में चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो कैसे निकाल सकते हैं? चार्ज फ्लो शुड बी करंट इनटू टाइम। Yes. पर यहाँ तो करंट वेरिएबल दिया है, अगर आप देखो तो आपको इंटीग्रेशन करना है क्योंकि करंट वेरिएबल है ना। यस सर। तो ये इंटीग्रेशन आई dt इसका मीनिंग क्या होता है? मैथ्स पढ़ाया आपने? एरिया। एरिया, तो ये जो एरिया है वो निकालो। यस सर। चार्ज फ्लो कितना हुआ है, और मुझे ऐसा याद है कि चार्ज फ्लो होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस, तो तुम्हें Yes, चार्ज sir. फ्लो तो मिल जाएगा इसके एरिया से, रेजिस्टेंस क्वेश्चन में क्या है, तो चेंज इन फ्लक्स निकल जाएगा। यस सर। हो गया क्वेश्चन? सर, चलो हाँ बोलो। सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आई वर्सेस जो टी ग्राफ है उसमें आई हाँ। की इक्वेशन निकाल लेते हैं और आई इक्वल्स टू 1/d⁵ से इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वैसा भी कर सकते हो, उससे भी आ गई, बिल्कुल सही। यस सर। चलो उसके बाद 11 बोला था। A wire loop confined in a plane
It's rotated in its own plane with some angular velocity. अपने ही प्लेन में घुमाया उसे, देखो जैसे यू इसको अपने प्लेन में घुमाया ऐसे, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा क्या? बताओ। नो सर। इसको इसी के प्लेन में घुमाया ऐसा, इस लूप को घुमा दोगे ऐसा, तो इससे तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में कोई बदलाव ही नहीं आएगा, तो इससे फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा, तो आंसर जीरो। यस सर। तो और कोई डाउट इसमें? इतना दूर रेस अग्री करूं क्या? रेस 3 करे? यस सर। रेस 3 करे? चलो बताओ फिर डाउट्स, रेस 3 के क्या डाउट्स है बताओ। फिफ्थ सर। Fifth, in the given arrangement, क्या पूछा है? टाइम फॉर विच द EMF इज इंड्यूस्ड, कितने टाइम तक EMF इंड्यूस होगा? तो कितने इसमें एक काम करना चाहिए आपको, EMF इंडक्शन कब होता है ये सोचना चाहिए, EMF इंड्यूस कब होता है सोचना चाहिए। कब होता है EMF इंड्यूस? चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स होगा, तो आपको ये सोचना चाहिए कितने समय तक फ्लक्स चेंज होगा। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन दिया है वो देखो छोटा सा हिस्सा दिया है, आपको कहा है क्वेश्चन में कि केवल ए विड्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, तो लूप लेके आ रहे हैं वो कुछ हिस्सा है, लूप की विड्थ जो साइड की वो ज्यादा है ए से, तो जब ये लूप धीरे धीरे अंदर जाएगा, जब ये लूप धीरे धीरे अंदर जाएगा, तो जब तक ये उस वाली साइड को टच ना करे, जैसे मैं टाइम के साथ डायग्राम बनाऊं, थोड़ी देर बाद इसका डायग्राम होगा कुछ ऐसा, ये लूप थोड़ा अंदर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ऐसा कोई डायग्राम दिखेगा, और थोड़ी देर बाद कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, लूप यहाँ टच कर लिया, इसके भी और थोड़ा टाइम के बाद देखेंगे तो लूप फिर ऐसा दिखेगा आपको कि कुछ अंदर जा रहा है कुछ बाहर है, ऐसा होगा ना, ऐसा समय के साथ धीरे धीरे ऐसा दिखेगा। यस सर। है ना? मतलब यहाँ जब तक यहाँ टच नहीं कर रहा था, यहाँ पे टच करके जब तक यहाँ का मोशन हो रहा है तब तक तो फ्लक्स चेंज होगा ना, धीरे धीरे जो एरिया है अंदर का वो बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे वो एरिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है इट इज इंक्रीजिंग, आफ्टर दिस पॉइंट जो भी फ्लक्स है कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज़ दिस एरिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है वो तो कांस्टेंट हो गया। यस सर। समझे? तो अब जब तक लूप है ना बाहर निकल के यहाँ टच नहीं करे जब तक तो फ्लक्स में चेंज नहीं आने वाला। यस सर। ठीक है, तो टिल द टाइम व्हेन लूप इज टचिंग हियर देन गोइंग टू हियर, यहां से यहां तक जब लूप पहुंचा है, इस ट्रांजिशन के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ, ये ट्रांजिशन कितनी देर का है? देखो इसमें लूप की जो साइड है फ्रंट वाली वो a डिस्टेंस चली है, लूप की साइड जो फ्रंट वाली वो यहां से टच करके यहां तक गई है, तो a डिस्टेंस चली, a डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगेगा? a/v, अगर लूप की स्पीड भी है, और बाद में भी a/v लगेगा उसे बाहर निकलने के लिए, तो 2a/v का समय रहेगा जिसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसी में EMF आएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझना चाहिए आपको कि लूप जब इस साइड को टच करेगा, यहां से जब तक लूप यहां आ रहा है सिर्फ उस समय तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, आफ्टरवर्ड कुछ समय फ्लक्स कांस्टेंट होगा, फिर लूप जब बाहर निकलने लगेगा, जब लूप की पीछे वाली साइड यहां से यहां तक मूवमेंट करेगी तब फिर से फ्लक्स चेंज होगा, इसलिए 2a/v समय है जिसमें फ्लक्स चेंज हुआ है। आया क्या पॉइंट समझ में? यस सर। चलो जिसको भी डाउट था देख लो अच्छे से। वर्षा हैंडल्स करा बोलो। सर तब फ्लक्स वो पूरी तरीके से तब ब्लॉक उसके अंदर आ गया है, तब तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फिर सर तब वो बिल्कुल सही बाहर बात। जा रहा है तब भी फ्लक्स तो चेंज होगा ना सर, क्योंकि हाँ। एरिया तो फिर चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही। हाँ तो सर किसी एक इंस्टेंट के लिए ही बस फ्लक्स कांस्टेंट हुआ, फिर बाकी तो चेंज ही हो रहा है। क्यों? एक इंस्टेंट कैसे? जब लूप की फ्रंट लाइन यहाँ टच कर गई थी, उसके बाद यस लूप की बैक साइड यहाँ टच कर रही है, इस पूरी ड्यूरेशन में फ्लक्स चेंज नहीं हुआ है, यस सर। है ना? कितने टाइम फ्लक्स चेंज हुआ है? काफी बड़ा टाइम है, वो कोई इंस्टेंट थोड़ी है। ओके सर, गॉट इट सर। आगे और बताओ, इस रेस में डाउट कुछ? ये अपना कौन सा हुआ फिर? आगे 7th सर। 7th।
vertical rod of length L is moved with constant velocity v towards east. Vertical component of Earth's magnetic field B at that and the angle of dip is theta. The induced EMF in the rod. क्वेश्चन में क्या है कि वर्टिकल रॉड है उसको मूव करा जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v टुवर्ड ईस्ट. तो एक रॉड है जिसको ईस्ट में चलाया जा रहा है, ईस्ट. ठीक है, ऐसे चलाया जा रहा है. तो रॉड की वेलोसिटी और लेंथ देखो दोनों परपेंडिकुलर. लेंथ रॉड की वर्टिकल है और उसको मोशन करा रहे हैं ईस्ट में, तो उसका वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर है. अब ऐसा अगर सिचुएशन है तो मुझे इन दोनों की जो परपेंडिकुलर भी है वो लेना चाहिए, क्योंकि जब तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तभी ईएमएफ आता है. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है मुझे, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड एंगल ऑफ dip इज थीटा. तो आपको अर्थ की फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दिया हुआ है. आपको बताया कि एंगल ऑफ dip क्या है, थीटा. तो अर्थ की फील्ड का कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो होता है ना. याद करो कि वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको मैं ये एंगल थीटा को tan थीटा लिख सकता हूं ना. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वर्टिकल कंपोनेंट इनटू cot थीटा. ये कुछ समझ में आया क्या? एक क्लास में मैंने पढ़ा था कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो एक एंगल पे रहती है. ये नेट फील्ड से एंगल पर है. अर्थ की फील्ड का एक नेट एक एंगल है और अर्थ की फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट है. क्वेश्चन में वर्टिकल कंपोनेंट मुझे दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल नहीं दिया. मैं हॉरिजॉन्टल निकाल रहा हूं. क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि रॉड की लेंथ वर्टिकल में है, तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से तो कोई ईएमएफ आएगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ अगर सेम डायरेक्शन में हो गई, तीन में से कोई भी दो चीज सेम डायरेक्शन में होती तो ईएमएफ आता नहीं. तो मैग्नेटिक फील्ड जो वर्टिकल होगी उससे ईएमएफ नहीं आएगा. तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगी उससे ईएमएफ आएगा. तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल दिया. समझ में आएगा ये? यस सर. तो अब क्या करना चाहिए अपन को, पीएलवी लगा दो बस, है ना. रॉड का मोशन ईस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ में, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और रॉड के लिए तो परपेंडिकुलर है. तो सिंपल तीनों परपेंडिकुलर हो गए तो बी एल और बी ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. यस सर. चलो और बताओ, और कोई डाउट? 9th सर. 9. क्या समस्या 9th में? पहला पार्ट का आंसर दो मुझको, फर्स्ट पार्ट का आंसर दो मुझे. चलो फर्स्ट पार्ट नहीं पता अगर तो मुझे बता दो कि इनिशियली रॉड अगर यहाँ है, कुछ समय बाद यहाँ पहुंची, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ये बता दो. VT सर. है ना. अच्छा तो ये डिस्टेंस अगर पता है VT है तो क्या ये एरिया निकाल सकते हो? अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. ये 45-45 डिग्री के एंगल होंगे. ये VT तो ये भी VT, ये भी VT, तो ये टोटल लेंथ आएगी 2 VT. फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं, हाफ बेस Yes, और sir. हाइट. तो आ गया एरिया. यस सर हो जाएगा. और मैं क्या बताऊं, यस सर कर लेंगे. टोटल क्वेश्चन में क्या क्या समस्या थी इसमें, क्यों नहीं आ सर वो रहा? एरिया निकालने में प्रॉब्लम आ रही. तो एरिया में हाफ बेसिस तो हाइट नहीं आता था क्या अपन को? आता था सर. आता था. तो क्या ये हमको नहीं पता था कि ये VT होगी? ये VT नहीं निकाल पाए थे क्या अपन? सर VT तो निकाल लिया था, लेकिन ये 2 VT जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आपको ये सोचना था कि ये अगर VT है तो ये यस सर. ये कैसे मैंने कैसे करा? ट्रायंगल वो ट्रिग्नोमेट्री लगा. ट्रिग्नोमेट्री लगा दी. ट्रिग्नोमेट्री तो आती थी आपको, मतलब आप कर तो सकते थे, है ना. यस सर. चलो तो अगली बार करना है फिर ऐसा कुछ आ जाए तो. यस सर. ओके और बताओ. और कोई डाउट? सर 10th में एरिया कैसे लेंगे सर? ज्योमेट्री. चलो 10 को ट्रिक से कर लो ना. उसमें एरिया पूछा है क्या, उन्होंने पूछा क्या 10th में?
इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ तो ईएमएफ पूछा है ना, तो ईएमएफ तो सीधा बीएलवी से निकाल लो ना। ईएमएफ निकालने के लिए एरिया क्यों निकाल रहा हूँ, सीधा बीएलवी कर लो ना। मोशनल ईएमएफ, कंडक्टर का मोशन तो हो रहा है वहाँ। सर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो आपको टाइम के फंक्शन में बीएलवी निकाल लेना। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पे हम, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये वो एरिया, ये जो लूप है जो मूव कर रहा है, या फिर ये अपन वो ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ना, इसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जहां पर है वो वाला रीजन, ये सब ब्लू कलर से लिखा है। और जो लूप है जिसको मोशन में ला रहे हैं, वो थोड़ा सा मोशन करवा के मुझको यहाँ निकाल, ये रहा लूप जिसे मूव कराया जाए। तो पहले ये लूप पूरा इसके ऊपर था, टी समय में कितना आगे बढ़ गया होगा, इसकी स्पीड शायद दी ना आपको। यस सर, वीटी बढ़ गया है। वेरी गुड, वीटी बढ़ गया। तो इनके सेंटर की डिस्टेंस अब कितनी रही होगी, वीटी बाय वीटी रही होगी ना सेंटर की डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब देखो इस लूप की केवल इतना जो हिस्सा है वो मैग्नेटिक फील्ड में बचा है। ये कंडक्टिंग रॉड जैसा कुछ सोच सकते हैं अपन कि ये कंडक्टिंग रॉड है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। ठीक है, ये इतनी कंडक्टिंग रॉड है जो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, इफेक्टिव यस लेंथ सर। तो आप कर देना बी एल बी, ये आंसर हो जाएगा ईएमएफ का। अब एल इफेक्टिव कैसे निकाले, बस ये सोचना है आपको। तो ये लंबाई कैसे निकाले, तो ये लंबाई पता है क्या, ये डिस्टेंस पता है क्या, ये यस सर, बोलो। वीटी बाय 2। वेरी गुड, वीटी बाय 2। ये लेंथ पता है क्या, इसका रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। वेरी गुड, यस सर। आर। यहाँ से आके लेंथ नहीं आएगी क्या फिर, यस सर आ जाएगी। एल इफेक्टिव आ जाएगी ना फिर। हो गया, बस आगे बढ़ते हैं। यस सर। आया अच्छे से, देख लो अच्छे से क्या करा मैंने, समझो अच्छे से। कोई भी डाउट बचा है कैसे बताओ। और बताओ 14 तक कोई डाउट हो तो। एनी डाउट इन टिल 14 नंबर क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो अपन कर रहे हैं चीजें समझ में आ रही है। यस सर। वेरी गुड, तो रेस नंबर 4 करे। नो सर। हाँ नो सर। वेरी गुड, Yes, sir. बोला तो हाँ तो नहीं Yes, कर सकते sir. आप, मना कर रहे हो तो फिर अगली क्लास में कर देंगे। ठीक है, यस सर। तो अब अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने की बात करी थी अपन ने आज, मॉडर्न 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 फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने की बात करी। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम पहला जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं, पहला जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले। तो आप तो 12 पढ़े लिखे बच्चे हो, तो कुछ तो आइडिया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर लाइट रे इंसिडेंट करती है तो उससे उसकी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंच जाता है। मतलब कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है अगर उस पर लाइट गिरे तो, यस है सर। ना, ये होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली डील्स विद लाइट एंड मेटल्स। तो थोड़ा सा अपन है ना लाइट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझेंगे। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें जो भी हमें पता चला वो हमारे लिए बिल्कुल हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि उस समय तक लाइट की ना वेव थ्योरी चलती थी। जब लाइट के बारे में न्यूटन ने पहले बात करी, ऑप्टिक्स करके उन्होंने प्रूव दी थी, वो उस समय न्यूटन ने कहा था कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल जैसा माना था। लेकिन फिर आया वेव ऑप्टिक्स का हाइगन्स, सॉरी अपना ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपने पढ़ाई अभी रिसेंट में वेव ऑप्टिक्स।
तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है उसका जो रिजल्ट्स थे वो पार्टिकल मान के तो समझा ही नहीं सकते अपन। भाई ऐसा कैसे कि 2 स्लिट से लाइट पास हो रही है और सब जगह फैल गई। अगर लाइट सीधी लाइन में चलती है तो सब जगह फैलना नहीं चाहिए। और 2 स्लिट के बीच में मैक्सिमम इंटेंसिटी फिर मिनिमा, वो जो पूरा पैटर्न बनता है फ्रिंज पैटर्न, वो समझा ही नहीं पाते अपन लाइट को पार्टिकल मान के। तो वहां उसको वेव मानना पड़ता है। फिर सब लोग लाइट को वेव मानने लग गए थे। अब लाइट को अगर वेव मानो तो फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अपन पढ़ने वाले थे। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट्स थे वो समझ नहीं आ रहे थे वेव मान के, समझे। तो फिर लाइट को कुछ और मानना पड़ेगा। आइंस्टाइन ने प्रपोज करा कि लाइट क्या है, फोटोन। और लाइट फोटोन की जो थ्योरी थी उन्होंने उससे उन्होंने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में तभी आएगा जब हम लाइट की फोटोन थ्योरी से जाएंगे। अगर वेव थ्योरी से जाएंगे तो हमको गलत चीजें लगेगी, इसलिए अपन पहले तो फोटोन थ्योरी समझने वाले हैं। बात समझ में आई क्या कर रहे हैं अपन? यस सर। चलो Yes, तो sir. लेट अस स्टार्ट विद फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी आपसे पूछे कि लाइट क्या है तो यू कैन से लाइट इज डुअल बिहेवियर, इट इज बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। बिकॉज जो वेव ऑप्टिक्स में चीजें हैं वो सिर्फ वेव मान के समझा पाते हो आप, वहां पार्टिकल मान के समझा ही नहीं पाते कुछ भी। और जो अपन अब पढ़ने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चीजें वो फोटोन मान के समझा पाते हो। और दोनों ही नेचर लाइट के, तो लाइट दोनों है, लाइट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, चलो अब जो फोटोन थ्योरी वो समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइट इज स्ट्रीम ऑफ फोटॉन, लाइट इज स्ट्रीम ऑफ फोटॉन। Photons are packet of energy. Photons are packet of energy. Photons are packets of energy. Energy is given by energy is given by h by lambda or h nu, h by lambda or h nu. h तो आप जानते होंगे प्लान कॉन्स्टेंट होता है c स्पीड ऑफ लाइट। हम सारी फ्री स्पेस की बातें कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट की फ्री स्पेस है ये। और लाइट की स्पीड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है। किसी भी वेव के लिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट इसकी स्पीड आता है, तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी को स्पीड लिख देगा। चलिए, तो आंसर ने बताया कि लाइट क्या है, लाइट स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। जब लाइट किसी सोर्स से ट्रेवल करके कहीं जा रही है तो बेसिकली फोटॉन्स ट्रेवल करके जा रहे हैं। एंड व्हाट आर दिस फोटॉन्स? फोटॉन्स को उन्होंने कहा कि फोटॉन्स पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट को आइंस्टाइन ने भी एनर्जी कहा है, एक तरह से एनर्जी ही बोल रहे हो। लाइट को फोटॉन बोल रहे हो, फोटॉन बंडल ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो बस उन्होंने ये कह दिया कि लाइट में जो वेव चलती थी ना, वेव में एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही थी वो वैसे ट्रांसफर नहीं हो रही, पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। उनके कहने का मतलब हो गया कि पैकेट पूरा एक साथ एनर्जी का पूरा बंडल ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये भी बोल तो लाइट को एनर्जी ही रहे। क्लियर? क्या अभी तक की सारी चीजें क्लियर है? चलो, कुछ बच्चे आर्ग्यू करते हैं, पूछते हैं कि यार अगर लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? वेवलेंथ तो वेव चैप्टर में आपने डिसाइड करी थी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वहीं डिसाइड करी थी। फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में वेव के कितने ऑसिलेशन हो गए। वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये तो वेव नेचर का होता है, पर इन वेव नेचर की प्रॉपर्टी को आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर के लिए भी यूज करा है। यहाँ पर इनका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब वो नहीं होगा जो आपने वेव के हिसाब से सोचा, पर हमें तो ये याद रखना है कि लाइट का तो दोनों नेचर है। तो फ्रीक्वेंसी नाम की कुछ प्रॉपर्टी होती है लाइट की, जो आप अगर वेव के हिसाब से सोचो तो 1 सेकंड में ऑसिलेशन का नंबर हो गया, और अगर पार्टिकल के हिसाब से सोचो तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया एनर्जी बाय एच।
आप ऐसा सोच सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का दो तरह का मतलब, अगर वेव नेचर में सोचो तो फ्रीक्वेंसी मतलब ऑसिलेशन का नंबर हो गया एक सेकंड में, और अगर पार्टिकल नेचर से सोचो तो फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया एनर्जी बाय h। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा दो मीनिंग है, आपके साथ साथ सोच सकते हो। चलिए, तो आइंस्टाइन ने ये सब बताया लाइट के बारे में। अब फोटॉन के बारे में और चीजें पर बात करते हैं। फोटॉन्स आर चार्जलेस, मासलेस, उनका कोई मास नहीं होता है, बेस्ट मास जीरो। फोटॉन को रोक के अगर उसका मास देखोगे तो जीरो आएगा। फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है इसलिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होते, नॉट अफेक्टेड बाय ई और बी फील्ड। फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उनको अफेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, फोटॉन ट्रेवल करते हैं तो एनर्जी तो है ही इनमें, वो एनर्जी है, तो फोटॉन खुद एनर्जी है, तो एनर्जी तो ट्रेवल करती है, साथ में मोमेंटम भी ट्रेवल करता है, फोटॉन का मोमेंटम भी होता है। क्योंकि लाइट, जब अपन वेव नेचर की बात करें, एवरी वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम विद इट, तो फोटॉन में भी मोमेंटम होना चाहिए था। तो आइंस्टाइन ने बताया कि फोटॉन का मोमेंटम अपन h बाय लैम्डा से लिख सकते हैं, h बाय लैम्डा से लिख सकते हैं। चलिए, अब मोमेंटम है फोटॉन का, और फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो मोमेंटम अपॉन स्पीड, इसको आप मास जैसा सोच सकते हो। कोई बोल सकता है कि यार मास भी तो जैसा दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं डायनामिक मास। डायनामिक मास, फोटॉन का मोमेंटम बाय स्पीड कर दो तो इसे बोला जाता है डायनामिक मास। ऊपर नीचे c मल्टीप्लाई कर दो तो hc बाय लैम्डा एनर्जी हो जाएगा, hc अपॉन e स्क्वायर, c स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रोटॉन में मास तो नहीं होता है, लेकिन आपको फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि उसका मास क्या है, e बाय c स्क्वायर या मोमेंटम विच इज h बाय लैम्डा अपॉन c। ठीक है, इसको कहा जाता है डायनामिक मास। लेकिन कोई आपसे पूछे व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, तो योर आंसर शुड बी 0। कोई पूछे व्हाट इज डायनामिक मास ऑफ प्रोटॉन, तो वो ऐसे निकाल सकते। क्लियर हुआ क्या, यहाँ तो कोई भी डाउट? सर रेस्ट मास 0 क्यों है? रेस्ट मास 0 आइंस्टाइन ने बताया, और हमें किसी भी, प्रोटॉन एक्चुअली प्योर एनर्जी है, प्रोटॉन प्योर एनर्जी है, तो एनर्जी है, उसका कोई मैटर नहीं है उसके अंदर है। मास होता है मैटर की प्रॉपर्टी, प्रोटॉन में कोई मैटर नहीं है, इसका लिए उसका कोई मास भी नहीं, समझे? और इसका 0 कहने का मतलब, अब मैं फिलहाल यही रीजन आपको दे सकता हूँ, बाकी तो और भी फिर अब थोड़े और लेवल पे जाके देखो तो बहुत सारे रीजन मिल सकते हैं, पर फिलहाल के लिए ये सब आगे। अब फोटॉन का है ना डायनामिक मास, कोई पूछे तो बता सकते हो। फोटॉन में कोई मास नहीं होता, लेकिन फिर भी ग्रेविटी से अफेक्ट होते हैं। तो थर्ड वन, फोर्थ पॉइंट, ग्रेविटी अफेक्ट फोटॉन। ब्लैक होल शायद सुना होगा आपने, ब्लैक, वहां से लाइट पहुंचती है। ब्लैक होल डू नॉट लेट फोटॉन टू एस्केप। ब्लैक होल में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि लाइट भी नहीं आती। इसका मतलब लाइट अफेक्ट हो रही ग्रेविटी से, ग्रेविटी से अफेक्ट हो रही लाइट, मतलब फोटॉन अफेक्ट हो रहे, तो फोटॉन्स आर अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। समझ रहे होंगे, सुना होगा ना ब्लैक होल, तो सुना होगा आपने, ब्लैक होल यस। हो पाती है, तो फोटॉन एस्केप नहीं हो पाते, लाइट मतलब फोटॉन एस्केप नहीं हो पाते, तो ब्लैक होल्स लाइट को भी नहीं जाने देते, तो लाइट अफेक्ट होती है ग्रेविटी से, इसका मतलब। कुछ इसके कॉन्सेप्ट भी होते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, आप ढूंढना आपको मिलेगा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जो ये जो पॉइंट है कि फोटॉन ग्रेविटी से अफेक्ट होते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटी को यूज करके लेंस जैसी बना सकते हैं अपन, है ना, तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, आप ढूंढना। तो फोटॉन के बारे में कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी अपन ने। अच्छा, फोटॉन ऐसा नहीं कि कंजर्व है,
कोई कंजर्वेशन का लॉ नहीं फोटॉन में, फोटॉन को आप बना भी सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो फोटॉन कैन बी क्रिएटेड। आपके जो लाइट के सोर्स होते हैं फोटॉन तो क्रिएट करते हैं, एक बल्ब क्या करता है, फोटॉन तो क्रिएट करता है, तो फोटॉन्स कैन बी क्रिएटेड। ठीक है सर, पर फोटोन तो एनर्जी है एंड एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो लाइट के सोर्स जो एनर्जी कंजर्व करते हैं वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना। एक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? गलत है सर, वो चेंज कर देता है वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में। पर इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म तो बनाया ना उसने। यस सर, एक यस सर, यस सर। है ना। तो ऐसे तो अन्नदाता ही शब्द गलत है क्या? क्या किसान अन्नदाता है? गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, चलो वेरी गुड। ये सब चीजें क्लियर? किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? अब फोटोन का बेसिक क्रिएशन कैसे होता है? तो हमें अब जो पता है कि फोटॉन्स क्रिएट होते हैं एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन की वजह से। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या किसी सिस्टम में, जैसे न्यूक्लियस के अंदर भी फोटॉन प्रोड्यूस हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ट्रांजिशन होता है एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो वो फोटॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां प्रोडक्शन ऐसा हो सकता है। अब अभी वो पॉइंट अपन को नहीं देखना है इसके अंदर, वो नहीं लिखेंगे अपन, अभी अपन फोटॉन प्रोडक्शन में नहीं जा रहे। अच्छा, थर्ड पॉइंट में पढ़ा था फोटॉन का मोमेंटम भी होता है। अब मोमेंटम है तो जब किसी सरफेस पर टकराएंगे तो मोमेंटम सरफेस पर टकराएगा, सरफेस से मोमेंटम टकराया, सरफेस पे फोर्स लग सकता है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो फोटॉन कैन अप्लाई फोर्स। और इनका जो फोर्स लगता है, फोटॉन जितने एरिया पे गिरेगा उस पूरे एरिया पे लगेगा, तो प्रेशर भी लग सकता है। तो अपन रेडिएशन प्रेशर टर्म से प्रेशर को डिफाइन करते हैं, रेडिएशन प्रेशर। जब फोटॉन्स किसी सरफेस पे गिर रहे होते हैं तो सरफेस से फोटॉन की वजह से फोर्स लगेगा और पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जितने एरिया पे लाइट गिरेगी उतने एरिया पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम उसको प्रेशर जैसा डील कर सकते हैं, उस प्रेशर को नाम देते हैं रेडिएशन प्रेशर। ये बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग फील नहीं करते। किसी रूम में अपन खड़े हो, बल्ब बंद है, हमें फोर्स नहीं फील हो रहा है, बल्ब चालू करें हम पे फोर्स लगने लगेगा, लेकिन वो फोर्स इतना कम है कि हम फील भी नहीं कर पाते। तो ऐसा मत सोचना कि ये रेडिएशन प्रेशर हम लोग फील करेंगे। तो क्या है, सारे पॉइंट समझ में आए आपको फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट के? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फिर इंटेंसिटी की बात करें। इंटेंसिटी, जिसका बेसिक हमारा मतलब होता है एनर्जी कितनी फ्लो कर रही है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम, और ये एरिया अपन एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर लेते हैं। जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं ना, जैसे लाइट की इंटेंसिटी की बात करें, तो एरिया जिसका हम इंटेंसिटी निकालने वाले हैं वो लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्योंकि आप अगर एरिया ऐसे ले लोगे, लाइट के अलोंग एरिया ले लोगे, तो इस पे तो कोई एनर्जी गिरेगी नहीं ना। लाइट के अलोंग एरिया ले लोगे तो किस एरिया पे कोई एनर्जी फॉल करेगी क्या? नहीं करेगी। नो सर। हाँ, तो इसलिए एरिया जो एनर्जी वो एनर्जी लाइट के फ्लो के परपेंडिकुलर लेते हैं, एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर लेते हैं। तो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नाउ अब फोटॉन थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा? फोटॉन थ्योरी बोलती है कि एनर्जी यहाँ कैरी करती है मोमेंटम के फील्ड में, मोमेंटम सॉरी फोटॉन के तरीके से एनर्जी यहाँ कैरी होती है फोटॉन्स के द्वारा, फोटॉन्स एनर्जी लेके जा रहे हैं। तो एनर्जी कितनी गई उसको निकालने के लिए आप लिख सकते हो कि कितने फोटॉन गए इनटू एक फोटॉन की एनर्जी। टोटल एनर्जी जो फ्लो हो रही है उसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन कितने फ्लो हुए इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। इस तरीके से टोटल एनर्जी को लिखा जा सकता है। तो इंटेंसिटी इज रिलेटेड विथ नंबर ऑफ फोटॉन एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो हर फोटॉन की एनर्जी बढ़ा दो कीपिंग नंबर ऑफ फोटॉन कांस्टेंट,
और यू कैन इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन कीपिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन कांस्टेंट। अगर आप फ्रीक्वेंसी लाइट की फिक्स रखते हुए इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखते हुए, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी अगर आपने, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन फिक्स हो जाएगी। लेकिन आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गए। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ फोटॉन एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। अच्छा, x तो कांस्टेंट होता है, तो c स्पीड ऑफ लाइट भी अगर फ्री स्पेस की बात करें तो कांस्टेंट होती है। तो ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज अगर ले लें हम, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, उसको हमको याद रखना है कि जब आपको एनर्जी निकालना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप Sc की वैल्यू ले सकते हो 12420, यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, डिवाइड बाय जो भी वेवलेंथ है उसको एंगस्ट्रॉम में रखें, तो आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। जब आप फोटॉन की एनर्जी चाहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना, तो Hc की वैल्यू और सारे जो कांस्टेंट्स जो आएंगे सब रख रखा के ये वैल्यू आती है 12420 न्यूमेरिकल, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल ये होती है, इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो Hc की वैल्यू कन्वर्ट करके आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो भी वेवलेंथ है फोटॉन की, उसे हम यहाँ पे रख देंगे एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं रिलेशन, याद है क्या? वहां शायद 12400 बता के होगा। यस सर। है ना, हमने 12420 सीखा है, वो कोई ज्यादा फर्क नहीं, दोनों में सीखना ही है। चलो, क्या ये याद रहेगा? यस सर। कोई भी डाउट किसी भी चीज में? सर इंटेंसिटी एक बार फिर से समझा दीजिए ना। हाँ, क्या इंटेंसिटी क्या होती है बताओ, क्या लिखा है मैंने? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। है ना। अब एनर्जी जो फ्लो करेगी लाइट में, उसको क्या लिख सकता हूँ? जब लाइट में एनर्जी फ्लो कर रही है, बेसिकली फोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो फोटॉन्स का क्या नंबर है इनटू एक फोटॉन की एनर्जी, इसको लिख सकता हूँ ना मैं एनर्जी फ्लो। टोटल एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ? कितने फोटॉन फ्लो करे इनटू एक फोटॉन की एनर्जी। यस सर। तो वैसे लिख दिया मैंने। फिर मैंने बोला कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये हो सकता है कि या तो फोटॉन की एनर्जी बढ़ा रहे या नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा रहे, या दोनों बढ़ा रहे। यस सर। है ना। अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फिक्स रखी है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फिक्स रखी है और इंटेंसिटी बढ़ा रहे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फिक्स रखी तो फोटॉन की एनर्जी फिक्स हो गई और इंटेंसिटी बढ़ाई, इसका मतलब आपने ज्यादा फोटॉन गिराया, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गई। समझे? यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो कोई और डाउट किसी भी पॉइंट में? सब नोट हो गए क्या? जो रेडिएशन प्रेशर है इसे अपन अच्छे से और पढ़ेंगे, पर अभी अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर सीधा जाएंगे, फिर रेडिएशन प्रेशर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में देखेंगे। तो ये अगर हो गए है तो अपन एक नई चीज स्टार्ट करते हैं फिर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक तरह की इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस है। ठीक है, ये लिखा नहीं रहा हूं मैं, आप सुन लीजिए। जब किसी मेटल पे लाइट गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन मेटल से निकालने के और भी तरीके होते हैं, और भी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। एक तरीका होता है थर्मियोनिक इमिशन, मेटल को हीट करो तो मेटल हीट होती है तो उससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, हीटिंग की एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। फिर होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में क्या होता है, वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर के इलेक्ट्रॉन है ना खींच जाते हैं बाहर, तो ये होता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से। EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तीसरा तरीका हो सकता है किसी हाई एनर्जी पार्टिकल को अपन ने मेटल पे गिरा दिया, जैसे प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, कुछ भी हाई एनर्जी के पार्टिकल टकरा रहे मेटल पे, तो मेटल में टकराकर मेटल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर वो वहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो बाय उस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन इसमें क्या करा जाता है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी जाती है।
हाई एनर्जी के पार्टिकल मेटल से टकराते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो चौथी प्रोसेस जो हमको समझना है वो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। चलो तो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेसेस समझ में आ रहा है क्या? किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको किसी मेटल से, तो आपको ये करना क्यों पड़ रहा है? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ जा रहा बाहर? आपको मेटल को गर्म क्यों करना है, उसको लाइट क्यों गिरानी है? आपको समस्या क्या है? इलेक्ट्रॉन नॉर्मली क्यों नहीं आ जाता मेटल से बाहर? इसको निकालने में मशक्कत क्यों करना पड़ रही है? कोई आंसर? इतना एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर हाँ, सुशील का एक आंसर आया मेरे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। हाँ, किसी भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोई फ्री थोड़ी रहते हो, वो तो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बॉन्डेड रहते हैं, है ना? तो उन्हें निकालने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ती है। इस एनर्जी को कुछ नाम देते हैं क्या अपन? कुछ नाम होता है क्या इस एनर्जी का? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। और कुछ? वर्क फंक्शन भी कहते हैं सर। बिल्कुल सही, वर्क फंक्शन बोलते हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड नाम है इसका, वर्क फंक्शन। किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है अगर आपको, तो आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड इन द मटेरियल। वो एटम्स के सभी एटम्स के न्यूक्लियस के इफेक्ट से बॉन्डेड होते हैं। तो आपको अगर बाहर निकालना है तो यू नीड टू सप्लाई सम एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बोलो। पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। किसी आई सेम हो गई क्या? सेम होते क्या? आंसर इज नो। आयनाइजेशन एनर्जी एक अकेले एटम के लिए होती है। एक सिंगल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी जो लगेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। पर हमारी जो बातचीत अभी चल रही है वो किसी बड़े से मेटल के ब्लॉक की चल रही है। हम एक मेटल की बड़ी सी सरफेस लेना चाह रहे हैं, उस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाह रहे हैं। एक मेटल का पीस लेना चाह रहे हैं, उस मेटल पीस में एक्चुअली बहुत सारे एटम हो सकते हैं। तो एक अकेला मेटल का एटम और मेटल का पूरा ब्लॉक, इनमें फर्क है। अकेले मेटल के एटम में एक ही न्यूक्लियस है और मेटल के ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एटम का क्लस्टर है। उन सभी एटम से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो वहां इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी अलग लगती है और अकेले एटम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी अलग लगती है। इसलिए नाम भी अपन ने अलग चूज करा है। इस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। आया क्या समझ में? यस ना, नोट करो आप इसके। वर्क फंक्शन इज द minimum energy required. Work function is the minimum energy required to remove or pull electron from metal surface. तो pull और remove electron from metal surface. किसी मेटल की सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालना है तो आपको जो कम से कम एनर्जी देना पड़ेगी वो है वर्क फंक्शन। कम से कम इतनी एनर्जी देना पड़ेगी। अब ये एनर्जी देने की तरीके अलग अलग। वर्क फंक्शन की एनर्जी देने के लिए थर्मल इमिशन में हम हीट करते हैं तो हीटिंग से एनर्जी मिल जाती है। जो फील्ड इमिशन होता है उसमें अपन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा तो फ्री रहते हैं अंदर मेटल के अंदर, थोड़ा सा मीन फ्री पार्ट में चलते हैं वो, तो उस थोड़े से मोशन में वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो एनर्जी गेन करके मेटल से बाहर आ सकते हैं। तो फील्ड इमिशन में ऐसा होता है। सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि हाई एनर्जी पार्टिकल मेटल के अंदर गए, इलेक्ट्रॉन से टकरा गए, अब इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई भी कर सकते हैं, कोलिजन में एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता है। तो कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर करके सेकेंडरी इमिशन हो सकता है।
और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जो एनर्जी चाहिए बाहर निकलने की वो लाइट देती है, तो लाइट की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? ये वर्क फंक्शन जो होता है सर हम फाइव से रिलेट करते हैं नॉर्मली, उसकी जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसकी एनर्जी की वैल्यू को अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है, ये अप्रोप्रिएट यूनिट है इसकी। चलिए अब अपना मेन टॉपिक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका आ जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर करा? आप लोग पढ़ के आए ना, तो कम से कम ये तो बताओ किसने पता करा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर करके बताया? आइंस्टीन। हाँ, आइंस्टीन से। आइंस्टाइन ने डिस्कवर करा था? क्या कह रहे हो आप? आइंस्टाइन ने डिस्कवर करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अमन बोल रहा है नॉट आइंस्टाइन, वेरी गुड। और बताओ किसी ने कुछ कहा क्या अभी? और एक्सप्लेन किया था उन्होंने। समझ नहीं आया मुझे। आइंस्टाइन ने समझाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है ये समझाया था, डिस्कवर नहीं करा था। डिस्कवर किसने करा था? सर हर्ट्ज। हर्ट्ज ने करा था। एक आंसर मेरे पास वर्षा का आया, न्यूटन, वर्षा गलत है। एक आंसर पलक का आया, हर्ट्ज, बिल्कुल सही पलक। पलक याद था कि ढूंढ के बताया? याद होना चाहिए था वैसे तो ये। सर हर्ट्ज पूरा नाम साइंटिस्ट। याद नहीं है, हाँ पूरा नाम याद नहीं है उनका। हाँ, हेनरी हर्ट्ज बोलते हैं, हेनरी हर्ट्ज। हेनरी हर्ट्ज ने डिस्कवर करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब वो एक्चुअली ना कुछ और काम कर रहे थे, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे थे, और उनको कुछ दिखा तो उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। बाद में पता चला कि जो उनको छोटी सी चीज ऑब्जर्व हुई थी वो तो काफी बड़ी चीज है, तो उसको बाकी फिर दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने ज्यादा स्टडी करा। हेनरी हर्ट्ज ने तो बस एक ठीक है नोट करके रख लिया था अपनी डायरी में, बाकी इसको अच्छे से स्टडी तो काफी दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने करा है। तो लेनर्ड एक नाम है जिन्होंने काफी स्टडी करी थी इसके ऊपर, लेनर्ड, ठीक है, उन्होंने काफी स्टडी करी। और वो जो लेनर्ड साइंटिस्ट का नाम था वही नाम एक टीवी सीरीज में भी यूज हुआ था, फॉरेन की टीवी सीरीज उसमें। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली मेटल पे लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है इसकी वजह से हमने एक एपरेटस बनाया था, उस एपरेटस में करंट आता है। एक एपरेटस बनाया था उसमें करंट आता है, क्या एपरेटस था वो देखते हैं अपन। हम एक ग्लास ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट करके रखते थे, और वैक्यूम क्रिएट करने के साथ इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ऐसे दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, मेटल के इलेक्ट्रोड। इन मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, बैटरी लगाई जिससे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया। एक ये मैंने स्विच लगा दिया ताकि अपन सर्किट को ऑन ऑफ कंट्रोल कर सके, और एमीटर लगा दिया जिससे करंट आया तो उसे मेजर कर सके, ठीक है। बैटरी वेरिएबल पोटेंशियल की भी हो सकती है, फिलहाल उसको सिर्फ बैटरी से दिखा देते। और यहाँ जो कैथोड है ना, कैथोड वो ऐसे मटेरियल का लिया जिसपे लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल लिया, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिसपे लाइट गिर के इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे मटेरियल को बोलते हैं फोटो सेंसिटिव। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल का कैथोड है। ग्लास ट्यूब है, तो ग्लास ट्यूब में यहाँ पे एक विंडो जैसी बना दी अपन ने जिससे अपन लाइट इस पे गिरा सके, तो यहाँ पे लाइट गिरेगी। अच्छा, लाइट जो गिराई हमने वो विजिबल भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है, तो अपन इसकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। तो इस लैम्डा और फ्रीक्वेंसी कैन बी एडजस्ट, और इसकी इंटेंसिटी भी बदल सकते हैं अपन, तो इसकी इंटेंसिटी भी अपन बदलते हैं, ठीक है। ये पूरा ऑपरेटर्स होता है। इस ऑपरेटर्स में हमें पता चला कि जब यहाँ लाइट गिरती है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो इस ऑपरेटर्स में करंट आता है, तो लाइट गिरने से करंट आना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ड्यू टू फोटो मतलब लाइट से करंट आना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आया क्या ऑपरेटर समझ में? चलो ऑपरेटर्स में करंट जो आता है थोड़ा सा देखते हैं। ये जो बैटरी लगाई इसकी वजह से ना यहाँ हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी अंदर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब लाइट दिखती है तो मेटल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन।
लाइट के गिरने से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, इनको नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लाइट के गिरने से बाहर आ रहे हैं उनको नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इन फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को उधर खींचती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने उल्टा फोर्स लगाएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन है ना उस डायरेक्शन में चलने लगते हैं। वहां चलते हैं तो इस एनोड पे आ जाते हैं, फिर एनोड से इन इलेक्ट्रॉन का मोशन कैथोड की तरफ ऐसा हो जाता है। तो इस पूरे सर्किट में देखो तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा मोशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से हमें उल्टा यहाँ करंट दिखता है। सर्किट में इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनोड पर पहुंच गए, एनोड से फिर वो वापस कैथोड इधर से घूम के आ जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो गई थी, तो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाते। तो इस सर्किट में हमें करंट दिखने लगता है, और ये जो करंट आया बिकॉज ऑफ लाइट, इसे नाम देते हैं फोटो करंट। फोटो करंट। तो पूरा ऑपरेटिव समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? बताइए, ये समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो, तो अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था इसकी स्टडी करी गई अच्छे से, और हमें कई सारे ऑब्जर्वेशंस मिले। उन ऑब्जर्वेशंस को हम वेव थ्योरी से समझा ही नहीं पा रहे थे। लाइट की जो वेव थ्योरी थी उसके हिसाब से हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आइंस्टाइन की थ्योरी से समझ गए। आइंस्टाइन ने जो जो कहा उससे पूरा समझ में आ गया। तो इसलिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए। और आइंस्टाइन ने लाइट का एक नया मॉडल दिया, तो लाइट एक पार्टिकल भी ऐसा बताया, तो लाइट का भी हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हमारी। तो दैट्स व्हाई आइंस्टाइन को नोबेल दिया गया। चलो, अब यार क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए उस पॉइंट पे अपन आने लगे। तो उस पर आने से पहले अभी तक की चीजें क्लियर है क्या? फिर इसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ हमारे वो देखने वाले। तो यहाँ तक कोई डाउट? एनीवन? कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलो, तो ऑब्जर्वेशन पे आते हैं अपन। पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ उनको समझते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, ये देखा गया है कि जब भी लाइट गिर रही है और लाइट की फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से छोटी हो, एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी से छोटी हो, तो यहाँ फोटो इफेक्ट नहीं होता, हमें करंट नहीं मिलता, चाहे कुछ भी इंटेंसिटी आए। इस apparatus में लाइट जो फॉल कराई उसकी फ्रीक्वेंसी जब लो है तो फोटो इफेक्ट नहीं होता, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी करो। अच्छा, वो जो फ्रीक्वेंसी लो होना मतलब कि ये जो कैथोड है इस पर डिपेंडेंट थी। फ्रीक्वेंसी की वो लिमिट जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होता है वो डिपेंडेंट थी कैथोड पे। ये हमें समझ में आया एक्सपेरिमेंट कर करके। ठीक है, क्या समझ में आया? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शॉर्ट में मैं PEE लिख रहा हूँ, PEE, when frequency is less than some limiting frequency, जिसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड, तो शॉर्ट में TH लिख रहा हूँ, TH। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड से कम थी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंडेंट होती है? दिस इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल ऑफ कैथोड। कैथोड में क्या लगाया है? कैथोड में मेटल को बदलो, अलग अलग मेटल लो कैथोड पे, सीजियम लिया, मैग्नीशियम लिया, अलग अलग टाइप की मटेरियल लिया यहाँ पे, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है। अच्छा, इंटेंसिटी कुछ भी रखो हमें दिखता ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूं, खूब ज्यादा एनर्जी गिरा रहा हूं यहाँ पे, तब भी हमें फोटो इलेक्ट्रिक नहीं दिखता अगर फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से कम हो। समझ में आया क्या ऑब्जर्वेशन क्या है? यस सर। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। अब ये ऑब्जर्वेशन जो था इससे वेव थ्योरी से समझने की कोशिश करें अगर हम, तो समझ ही नहीं पाते। वेव थ्योरी के हिसाब से अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपने ज्यादा एनर्जी गिराई लाइट की, इंटेंसिटी बढ़ाई तो ज्यादा एनर्जी गिराई, ज्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए, एनर्जी ज्यादा मिलेगी उन्हें। तो पर ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी के लिमिट से कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक हो ही नहीं रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे? फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आ रहा है? वेव थ्योरी से कुछ समझ ही नहीं आता। लाइट की वेव थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट EM वेव है, उसमें लाइट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के टर्म में ट्रेवल करती है, और इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो अपन एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं वेव का। फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन ही नहीं होता वहां इंटेंसिटी में।
हम वेव थ्योरी के हिसाब से देखें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर इनटू स्पीड। जो ई नॉट है ना, ई नॉट ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहो तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हो। याद है ये वी नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तरह से इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी का देखो कोई रिलेशन नहीं है। बेटा आपको वेव थ्योरी ईएम वेव थ्योरी में ऐसा आता है इंटेंसिटी का रिलेशन। तो वहां तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है एनर्जी का। फ्रीक्वेंसी तो बस क्या नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हुए। तो ये क्यों है रिलेशन, ये समझ नहीं आ रहा था वेव थ्योरी के हिसाब से। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? यस सर। यस सर। चलो तो ये अब आप अपने हिसाब से लिख लेना। ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ कि वेव थ्योरी समझाने में फेल क्यों हुई थी। अब आइंस्टाइन ने कैसे समझाया वो बात करते हैं। आइंस्टाइन ने बोला ये आप लिखते जाइएगा, है ना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये थ्योरी तो लिखी हुई किताबों में, किताबें भरी पड़ी थ्योरी से, है ना, तो आपके पास कई जगह पे पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, तो आप समझने पे ध्यान दीजिए। आइंस्टाइन ने क्या समझाया कि लाइट जब फॉल करती है तो बेसिकली फोटोन आ रहा है। क्या आ रहा है? फोटोन। और फोटोन एक पूरा पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। एक फोटोन मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है। कितनी एनर्जी आ रही है? एच न्यू की एनर्जी आ रही है। आइंस्टाइन ने बोला जब ये एनर्जी आती है तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, पर एक बार में एक ही फोटोन, कोई एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को अब्सॉर्ब कर सकता है। ये बताया आइंस्टाइन ने कि एक से ज्यादा फोटोन अब्सॉर्ब नहीं हो सकते। पहली चीज तो ये बोल दी उन्होंने, क्लियर कर दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना मल्टीपल फोटोन अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज, कोई फोटोन आया तो इलेक्ट्रॉन उसे पूरा ही अब्सॉर्ब करेगा, पार्शियली नहीं कर सकता। ये आंसर ने क्लियर कर दिया कि लाइट गिर रही है तो फोटोन आ रहे हैं। अब फोटोन जैसे मेटल पे गिरेंगे तो मेटल से रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, मेटल के अंदर जाके अब्सॉर्ब भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इनको अब्सॉर्ब कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन जब अब्सॉर्ब करेगा तो एक बार में एक ही फोटोन अब्सॉर्ब करेगा और पार्शियली नहीं करेगा। दो फोटोन अब्सॉर्ब नहीं कर सकता कोई एक इलेक्ट्रॉन। ये सब चीजें क्लियर है क्या? आंसर ने क्या क्या कंडीशन बताई हमें? क्या ये सब चीजें समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। फिर आइंस्टाइन ने कहा अब इलेक्ट्रॉन एक फोटोन ऑब्जर्व कर पा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर आने के लिए ये होना चाहिए कि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, क्योंकि कम से कम जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए लगती है वो वर्क फंक्शन होती है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहता है तो उसको वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी या कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देना पड़ेगी। तो फोटोन ही तो एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, है ना। तो आइंस्टाइन ने समझाया कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मिनिमम इक्वल होना चाहिए वर्क फंक्शन, कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो इतनी होना चाहिए। अब एनर्जी ऑफ फोटोन को आप लिख सकते हो hf या h न्यू, वो बड़ा होना चाहिए 5 से। तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/h, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी कम होगी 5/h से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर 5/h से कम हो गई इसका मतलब फोटोन की एनर्जी 5 से कम है, फोटोन की एनर्जी 5 से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। ये समझा रहा है डायरेक्टली हमारा ऑब्जर्वेशन को। हमारा ऑब्जर्वेशन था ना कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होती है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, तो आइंस्टाइन ने भी वही बताया हमको। आइंस्टाइन ने भी बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए hf को 5 से बड़ा होना चाहिए या फ्रीक्वेंसी को 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी 5/h से कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की कंडीशन जो थी वो आइंस्टाइन ने अच्छे से समझा दिया हमको। आ रहा है क्या आपको क्लियर? ये समझ में आ रहा है? यस सर। और साथ साथ हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन भी मिल गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 5/h, वर्क फंक्शन अपॉन h इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली आ रही थी वो मैच भी कर गई।
जिससे वर्क फंक्शन भी कितना होता है मटेरियल का वो भी निकाल सकते हैं। तो ये पूरा आंसर ने कॉन्सेप्ट किया। तो आपको ये पता चल गया कि अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको क्या करना है, वर्क फंक्शन अपॉन एक्स करना है। ये आपको समझ में आ गया। फिर आपको ये समझ में आया कि व्हेन of light is greater than threshold frequency, photoelectric effect होगा, PEE will yes लिख देता हूँ, मतलब होगा, and frequency less than threshold पे क्या होगा, photoelectric effect नहीं होगा। ये आपको समझना है। चलिए, अब फ्रीक्वेंसी के अलावा मैं वेवलेंथ के टर्म में बात कर सकता था। एनर्जी ऑफ फोटोन को hc by lambda भी तो लिख सकता हूँ, मैं राइट? तो hc by lambda लिखूं तो फ्रीक्वेंसी पाई बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पाई बाय h, फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं मैं c अपॉन लैम्डा, ये हो गया पाई बाय h। तो h ऊपर ले जाओ, पाई नीचे ले जाएगा, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी मिल गई। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रिलेशन आया, ठीक है। ये जो कंडीशन है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में लिख सकता हूं। जब वेवलेंथ कम होती है, बराबर होती है थ्रेशोल्ड से, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है, और वेवलेंथ बड़ी हो जाती है थ्रेशोल्ड से तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता। क्या समझ में आ रही है सारी कंडीशन? फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से बड़ी होगी या वेवलेंथ एक लिमिट से छोटी होगी, वेवलेंथ एक लिमिट से छोटी होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। बताइए, देख लीजिए अच्छे से, कहीं भी कुछ भी समस्या है तो बताइए इसमें। सर आपने जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिखा है उसमें उसमें 5/h के बाद कैसे किया है सर? फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, वेव की स्पीड अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं ना। या अच्छा देखो ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन 5 होना चाहिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, ये कम से कम बराबर होना चाहिए। एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख सकता हूं hc by लैम्डा, यहां से देखो लैम्डा ऊपर ले जाओ, 5 नीचे लाओ, लैम्डा ऊपर ले गया, ये hc अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा ऐसा हो जाएगा। या इसको घुमा के लिख दूं तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू hc by 5, है ना? यस सर। और इसी को बोल दिया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो व्हेन लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम है या एटलीस्ट बराबर है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है। क्या ये समझ में आ गए पॉइंट सारे? यस सर। ओके, तो आइंस्टाइन ने जो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था उसे अच्छे से समझा दिया। इनफैक्ट उन्होंने वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रिलेशन भी दे दिया। तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। ये आ गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए रिलेशन और ये लिखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन। तो कब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, कब नहीं दिखेगा, ये भी आपको याद रखना है। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे आएंगे, किसी मटेरियल का हमें वर्क फंक्शन दे देंगे और उस पर फोटोन गिर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे देंगे या वेवलेंथ दे देंगे, तो पूछेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा या ना नहीं दिखेगा, तो वो कैसे निकालना है वो आपको आ गया समझ में, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ ना आगे बढ़ने से पहले। वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन and light of wavelength 4000 angstrom is falling on, कितने कितने की लाइट फॉल कर रही है, 4000 एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन थोड़ा कम कर देता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देता हूं। वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लाइट जो गिर रही है उसकी वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा? बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा, बताओ करिए जल्दी से, आई एम गिविंग यू अ मिनट। आंसर होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, तो चेक करते हैं क्यों बोल रहे होगा, कैसे निकाला आपने, क्या सोचा? सर एनर्जी फोटोन की निकाल, तब वो 5 से ज्यादा आ रही, अच्छा कितनी आई एनर्जी? 3.1।
ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकाली जाती है? मैंने बताया था 12/420 अपॉन एनर्जी एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ जो है एंगस्ट्रॉम में लिख दो। तो ये तरीका होता है। 4000 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 समथिंग आएगी, 3.105 ऐसा कुछ आएगा। तो दिस एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ये देखिए वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आया अच्छे से। चलिए, तो पहला ऑब्जर्वेशन जो था उस पे अपन ने सारे कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन भी देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन हमें पता चला कि जैसे ही लाइट गिरती है ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में, जैसे ही लाइट फॉल हुई वैसे ही इसमें करंट आता है। देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग, कोई भी टाइम लगता ही नहीं है। लाइट गिरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। ये इंटेंसिटी में लाइट की बहुत कम कर दूं तब भी कोई टाइम नहीं लगता है। जैसे लाइट गिरती है वैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने लगता है। समझ में आया क्या हो रहा है? As soon as light falls on the cathode, photoelectric effect or photo current is observed. There is no time lag. There is no visible time lag between the incidence of light and photo current observation. अब ऐसा क्यों होगा? अगर हम वेव थ्योरी के हिसाब से सोचे तो हर एटम, जैसे मेटल की सरफेस पे क्या होगा, एटम्स अरेंज होंगे और एटम्स में गिर रही लाइट, तो लाइट को, इन एटम्स को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देने में कुछ समय लगेगा। कैसे? हम टाइम निकाल सकते हैं, एनर्जी बाय एरिया बाय इंटेंसिटी। किसी पर्टिकुलर एनर्जी को एक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा उसको लिख सकते हैं एनर्जी बाय एरिया बाय इंटेंसिटी। बिकॉज इंटेंसिटी क्या होती थी, वो होती थी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो टाइम को ऐसा लिख सकता हूँ ना। यस सर। ठीक है। अब अगर इंटेंसिटी बहुत कम करी मैंने लाइट की, इंटेंसिटी बहुत कम करी, तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी गेन करने में, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन गेन करने में कुछ तो टाइम लगेगा, है ना? Yes. टाइम इंटेंसिटी के इनवर्स में, इंटेंसिटी जितनी कम आएगी टाइम ज्यादा लगेगा। तो देयर शुड बी सम टाइम लैग, लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में कुछ टाइम लैग होना चाहिए, पर होता नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो ये भी पॉइंट है ना, वेव थ्योरी से समझा ही नहीं पा रहा चाहता। अब आइंस्टाइन ने कैसे समझाया? आइंस्टाइन ने बोला भाई लाइट गिरती ना तो फोटोन गिरते हैं, फोटोन में पूरी एनर्जी एक साथ आती है hν की या hf की, और अगर ये hν की एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो टाइम की बात ही क्या रह गई यहाँ पे? लाइट गिरी मतलब फोटोन गिरे, फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही फोटोन ऑब्जर्व करा बाहर आ जाएगा। टाइम लगना ही क्यों चाहिए? आइंस्टाइन ने बोला टाइम लगना ही क्यों चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं टाइम लगने का। तो आइंस्टाइन के हिसाब से बिल्कुल सही बैटरी थी जो ऑब्जर्वेशन था। समझे क्या? हमने ऑब्जर्व भी करा कि टाइम लगता नहीं है और आइंस्टाइन के हिसाब से भी टाइम नहीं लगना चाहिए था। तो आइंस्टाइन ने क्लियरली इसे एक्सप्लेन कर दिया। हाँ बोलिए। इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज तो होता है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। जोर से बोलिए, समझ नहीं आया मेरे को, माइक पास में लाके बोलिए। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर तो होता है तो फिर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप है ना, अब जो भी माइक है अपना पास में लाइए फेस के, फिर बोलिए। इलेक्ट्रॉन का क्या वेव नेचर है? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है तो उससे क्या मतलब, यहाँ क्या रिलेट करूंगा मैं, यहाँ क्या रिलेट करूंगा? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, यस होता है, तो उससे मुझे क्या समझना चाहिए यहाँ पे? तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को मैं कैसे यहाँ रिलेट करूँ, है ना?
तो ये क्वेश्चन जो आपका है थोड़ा और अपन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो सर कंडीशन सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? वेव नेचर है तो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो थोड़ा सा है ना अपन डिस्कस अच्छे से कर लेते हैं इस पॉइंट को। आप है ना माइक थोड़ा सा सुधार लो या माइक पास में रख के अच्छे से बोलो, साउंड प्रूफ रूम में थोड़ा सा बैठने की कोशिश करो, ठीक है? तो अपन बात करते हैं, अभी अपन अगला पॉइंट पहले समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर। देखो ये जो ट्यूब है ना फोटो इफेक्ट वाली, इसमें जो करंट आ रही है उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस जितना लगाया था उसके साथ प्लॉट करा। हमने यहाँ पे कुछ बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसके साथ इस करंट को प्लॉट करा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू से प्लॉट करा तो ग्राफ कुछ ऐसा बना। हमें दिखा कि पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद करंट कांस्टेंट हो जाता है। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल लगाने के बाद एक मिनिमम पोटेंशियल में लगाना पड़ता है, उसके बाद है ना करंट इसमें कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जीरो पोटेंशियल लगाने पर भी कुछ करंट आता है, और जीरो से यहाँ तक धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल लगाओ, बैटरी को पलटा दो, बैटरी को उल्टा दिया अपन ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में आ जाएगी। दैट केस इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होते हैं और एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल में जाकर हमें फोटो करंट नहीं दिखता है, जिसे कहा गया वी स्टॉप। नेगेटिव पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को कहा गया वी स्टॉप। तो एट वी स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें नहीं दिखता है, फोटो करंट नहीं दिखता। ये जो वी स्टॉप था इसकी स्टडी करी गई लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी चेंज करी, इंटेंसिटी चेंज करी, तो देखा क्या हुआ। जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये सैचुरेशन करंट, जो करंट मैक्सिमम आ रहा था वो बढ़ गया। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन करंट बढ़ता है। हमें पता चला कि आई increases intensity. V stop changes with frequency. V stop जो था वो इंटेंसिटी से बदलता नहीं है। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी चेंज करें तो V stop कांस्टेंट रहता है, बट नॉट विद इंटेंसिटी। अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बदले तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिस पर करंट जीरो हो रहा है वो चेंज होता है फ्रीक्वेंसी चेंज करे तो, पर इंटेंसिटी चेंज करे तो चेंज नहीं होता। ये पॉइंट हमें जम नहीं रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था कैसा क्यों हो रहा है। अगर हम वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, फ्रीक्वेंसी को न्यू या फिर एस भी लिख सकते हो आप, तो जो ग्राफ था वो फ्रीक्वेंसी का लीनियर आ रहा था, वो ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा था। ये समझ ही नहीं आ रहा था कि फ्रीक्वेंसी के साथ वी स्टॉप क्यों रिलेटेड है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये वो पोटेंशियल हो गया जो इस ट्यूब में लगाने से यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, इंटेंसिटी से नहीं। जबकि इंटेंसिटी ज्यादा आना मतलब एनर्जी ज्यादा आना, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलना चाहिए थी। अगर हम लाइट की ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ गिराएंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको ज्यादा एनर्जी मिलना चाहिए थी, और ज्यादा एनर्जी है तो उन्हें रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा लगना चाहिए था। तो हमें ऐसा सोचने में आ रहा था कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए था। हमें ऐसा लग रहा था कि इंटेंसिटी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, पर इंटेंसिटी के साथ तो बदलता ही नहीं, वो फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता है। तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है यहाँ पे। आया क्या आपको समझ में? पॉइंट क्या हुआ ऑब्जर्वेशन का? सर वी स्टॉप तो हमने जो बैटरी कनेक्ट की है उससे मिल रहा है सर, वो तो फिक्स ही है ना? नहीं, ये बैटरी का पोटेंशियल, जब बैटरी को उल्टा कनेक्ट करा मैंने तो कितना पोटेंशियल लगाने पे सर्किट में करंट जीरो होगा, वो पोटेंशियल की जो वैल्यू है, जितना पोटेंशियल लगा के सर्किट में करंट जीरो होता है वो पोटेंशियल की वैल्यू बदलती है अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बदल दे तो। समझे? Yes, sir. क्या है पहले चीज तो समझो वी स्टॉप क्या है। व्हाट इज वी स्टॉप? तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा सर। गलत, लैंग्वेज गलत है। वी स्टॉप मतलब क्या होता है, बैटरी को उल्टा कर दिया, नेगेटिव में लगाया और कितना पोटेंशियल लगाओ कि यहाँ मुझे करंट ना मिले, करंट नहीं मिले। सर करंट यहाँ पे फोटो करंट ही है ना जो फोटो इलेक्ट्रिक हाँ। इफेक्ट से हुआ है।
Yes. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शब्द मत बोलो, फोटो करंट नहीं दिखा है, Yes, sir. ठीक है। तो फोटो करंट जब खत्म हो गया, ये करंट का ग्राफ था ना, तो फोटो करंट जिस पोटेंशियल पे जीरो हो गया उस पोटेंशियल को बोलते हैं वी स्टॉप। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो अब ये पोटेंशियल कितना लगाना पड़ रहा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो वी स्टॉप ज्यादा लगाना पड़ता है। ग्राफ जो है हमें बता रहा है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो इसको बढ़ाना पड़ता है। मैं अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाकर ग्राफ बनाऊं तो मेरा वी स्टॉप बढ़ जाता है, ऐसा कुछ जाता है। ये पहले f1 फ्रीक्वेंसी की है, f2 की है और f2 बड़ा है, वी स्टॉप बढ़ गया। समझ आया? तो दूसरा ग्राफ बनाया मैंने, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी तो ग्राफ बदल गया और वो थोड़ा पीछे कट कर रहा है। जैसे जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वी स्टॉप की वैल्यू बदलती, चेंज होती है। समझे? Yes, sir. तो अब ये ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन समझ ही नहीं आ रहा था वेव थ्योरी से। वेव थ्योरी के हिसाब से हम समझा ही नहीं पा रहे थे इसे सिर्फ आइंस्टाइन थ्योरी से हम समझा पाए। चलो तो एक काम करते हैं, अपना ऑफिशियल टाइम भी हो गया है तो आज अपन यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज आपकी क्लास का क्या शेड्यूल है बच्चों, शाम का क्या है आपका?